आप सुन रहे हैं कहानी खूनी बावड़ी। खूनी बावड़ी बात ज्यादा पुरानी नहीं है। बात उस समय की है जब मेरे कॉलेज का फाइनल ईयर था। उस समय हम सब स्टूडेंट्स को एक नमक का प्रोजेक्ट मिला था, जैसे कि नमक कहां बनता है, कैसे बनता है वगैरह। नमक कैसे बनता है, यह बहुत जिज्ञासा भरा प्रश्न था। हाँ, ये बात अलग है कि हम इंटरनेट के जरिए नमक कैसे बनाया जाता है वो देख सकते हैं, लेकिन जब यही प्रोसेस यदि हम अपनी आंखों से अपने सामने देखें तो और अच्छे से समझ आता है। इसलिए हमारे प्रोफेसर ने यह तय किया कि हम सब एक टूर पर चलेंगे और वहां नमक को बनते हुए देखेंगे। जब पूरी क्लास को पता चला तो सब बहुत खुश हुए। ये टूर 2 दिन का था। हम सब टूर के लिए ताल छापर जा रहे थे, वही ताल छापर जहां बहुत सारे हिरण हैं। नमक का कारोबार ताल छापर अभयारण्य की सीमा पर 1000 एकड़ तक फैला हुआ है, तो हम सब ने ताल छापर अभयारण्य देखने की योजना भी बना ली। दूसरे दिन सुबह ही हमें वहां से निकलना था। दूसरे दिन सब स्टूडेंट्स कॉलेज में इकट्ठे हुए। वे बहुत खुश भी थे। हम सब दोस्त बातें कर रहे थे, तभी वहां एक मेरी क्लासमेट दौड़ते हुए आई और हांफते हुए बोली, कैंसिल कर दो वहां जाना। मैं तो नहीं जा रही, क्योंकि मेरी दादी ने बताया कि वहां एक खूनी बावड़ी है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। क्या? सब एक साथ चिल्लाए। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे उसकी बातों को सुन बोरियत सी होने लगी थी। मैंने उसे देखते हुए कहा, देख ज्योति, बावड़ी तो ठीक है, लेकिन वो किसी और को कैसे खींच सकती है अपनी तरफ? हो सकता है तेरी दादी तुझे वहां जाने देना नहीं चाहती होंगी। तू डर मत और हमारे साथ चल। कहते हुए मैंने उसका डर दूर करने की कोशिश की और मेरी कोशिश रंग भी लाई। आखिरकार वो भी हमारे साथ जाने को राजी हो गई। हम सब बस में बैठे और हमारी बस रवाना हो गई। मौसम अच्छा था और सुबह का समय भी था, तो हम लोग सबसे पहले अभयारण्य घूमने गए। वहां काफी एंजॉय करने के बाद हम अभयारण्य की सीमा पर आ गए, जहां से हमें दूर दूर तक नमक के खेत, या यूं कहे कि नमक की क्यारियां नजर आ रही थी। हम उन क्यारियों की तरफ हंसी मजाक करते हुए बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच ज्योति के चेहरे पर अजीब से कुछ भाव भी नजर आने लगे थे। जैसे जैसे हम उन क्यारियों के पास बढ़ रहे थे, वैसे ही उनसे बहुत दूर खाली मैदान में जमीन पर पत्थरों और ईंटों का कुछ बना हुआ नजर आ रहा था। वहां के मजदूरों को पूछने पर पता चला कि वो सब बावड़ियां हैं जो पहले पानी से लबालब भरी रहती थी, लेकिन अब ये सब सूख चुकी हैं। ज्योति ने जैसे ही बावड़ियों का नाम सुना, उसके मुंह से चीख निकल गई और वो दौड़कर बस में बैठ गई। जब प्रोफेसर ने उसके बारे में पूछा तो मैंने वो सब बता दिया जो ज्योति की दादी ने बताया था। ये सुन प्रोफेसर हंसने लगे, लेकिन तभी एक मजदूर ने उन्हें हंसने से मना कर दिया और बोला, सर जी, वो बिटिया की दादी एकदम सच कह रही थी। यहां एक ऐसी बावड़ी है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। वो तो ये जो बावड़ियां दिख रही हैं उनसे भी और आगे थी, लेकिन अब उस बावड़ी को ढक दिया है, तो कोई खतरा नहीं है। आप लोग शौक से घूमिए यहां। कहते हुए वो मजदूर चला गया। लेकिन उस मजदूर की बात सुनकर सबके हक्के बक्के रह गए। सबके रोंगटे खड़े होने लगे थे। फिर प्रोफेसर ने समझाया कि वो बहुत पुरानी बात थी। अब यहां ऐसी कोई बावड़ी नहीं है, तो आराम से घूमो फिरो और प्रोजेक्ट के लिए जानकारी इकट्ठा करो। अब सब कुछ भुलाकर हम लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए जानकारी हासिल करने में जुट गए। दोपहर से शाम हो चुकी थी। हम सब बहुत थक भी चुके थे। शाम को 7 बजे हमें वहां से होटल के लिए निकलना था। हम सब बस में बैठ गए और जैसे ही रवाना होने लगे, वैसे ही अचानक मौसम में बदलाव आ गया। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी। मजदूर भी अपने घरों को लौटने वाले थे, लेकिन इस तेज बरसात के कारण
वो लोग भी हमारी बस के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ खुला एरिया होने के कारण अक्सर ऐसा ही मौसम खराब हो जाता है और कुछ देर में अपने आप सही भी हो जाता है। वैसा हुआ भी। लगभग 1 घंटे के बाद मौसम वाकई सही हो चुका था। वो मजदूर लोग भी अपने अपने घर जाने लगे थे। हमारी बस भी जाने को तैयार थी। स्टार्ट होकर बस आगे बढ़ी, तभी सामने एक मजदूर वापस भागता आता दिखाई दिया और उसने हमारी बस रुकवाई और कहा कि आगे बहुत दूर तक मिट्टी ढह गई है तो बस का जाना नामुमकिन है, लेकिन एक एक कर पैदल इंसान वहां से जा सकता है। ये कहकर वो मजदूर वहां से चला गया। हमारे प्रोफेसर ने पैदल जाने को मना कर दिया क्योंकि इसमें खतरा बहुत ज्यादा था। तो हमने तय किया कि आज की रात हम यहीं गुजारेंगे, लेकिन बस में पूरी रात गुजारना संभव नहीं था। बस ड्राइवर ने अपनी समझदारी दिखाई और अपनी बस को ढकने वाले त्रिपाल को हमें दे दिया, जिससे हमारे प्रोफेसर ने कुछ लड़कों के साथ मिलकर एक तंबू जैसा बड़ा सा तंबू बना दिया जहां वो लोग आराम से बैठ सके। अब सब लड़के लोग और प्रोफेसर, ड्राइवर वगैरह बाहर तंबू में चले गए और हम सब लड़कियां और हमारी एक लेडी प्रोफेसर बस में ही थे। हम सब बोर फील कर रहे थे तो हम लोग भी नीचे आ गए। हम 3 लड़कियां बॉयज के ग्रुप में चले गए जहां वो लोग कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें जलाकर बैठे थे और कोई ना कोई गेम खेल रहे थे। अचानक मुझे ट्रुथ और डेयर वाला गेम याद आया और हम वहीं खेलने लगे। जैसे ही ज्योति का चांस आया वैसे ही वरुण ने उसे डेयर दिया। वो अच्छे से जानता था कि ज्योति बहुत डरपोक किस्म की लड़की है, तो उसने जानबूझकर उसे वहां बावड़ियों के पास जाने को बोला। ज्योति डर गई, लेकिन उन लोगों की हंसी से बचने के लिए वो वहां जाने को तैयार हो गई। ज्योति वहां से उठी और डरते हुए वहां जाने लगी। मुझे उसकी कमजोरी पता थी, तो मैंने सबको उसके पीछे चुपचाप चलने को कहा। सब तैयार भी हो गए। अब ज्योति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी और हम सब 5 जने उसके पीछे चुपचाप चल रहे थे। आखिरकार ज्योति बावड़ी तक पहुंच ही गई। जैसे ही ज्योति वहां पहुंची, मौसम फिर से एकदम बदल गया था। अचानक लाइट भी चली गई। घनघोर घुप अंधेरा हो गया था। ज्योति एकदम डर गई, इतनी कि उसकी चीख भी नहीं निकल रही थी। वो जैसे ही पलट कर आई वैसे ही हमसे टकरा गई। वो और डरती उससे पहले ही हम लोगों ने अपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला ली। मुझे देखकर ज्योति ने मुझे कसकर गले से लगा लिया। मैं जान गई थी कि यदि थोड़ी और देर होती तो शायद ज्योति डर के मारे बेहोश ही हो जाती। हम सब हंसने लगे थे और ज्योति का डर भगाने की कोशिश कर रहे थे। हमें यह भी याद नहीं रहा कि हम बस और तंबू से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहां कितनी भी जोर से चिल्लाएं, आवाज वहां नहीं पहुंच पाएगी। हमने ये सब इग्नोर किया और वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। हम लोग डर गए। डर के मारे इन ठंडी हवा में ही हमारे पसीने छूटने लगे थे। हमने पीछे मुड़कर देखा तो लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक बावड़ी से आग की लपटें दिखाई दे रही थी और उसकी गर्मी हम महसूस कर पा रहे थे। हम सब हैरानी से देखने लगे थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी इस तरफ कुछ भी नहीं था तो ये बावड़ी कहां से आ गई। हम जिस ओर खड़े थे उसके दाईं ओर बावड़ियां थी और बाईं तरफ एक भी नहीं, तो ये बाईं तरफ बावड़ी आई कहां से और इसमें ये आग की लपटें कैसे आ रही हैं, वो भी इतनी तेज हवा चलने पर भी। हम डर के मारे एक एक पैर पीछे हो रहे थे, लेकिन अचानक ही पीछे से हम एक दीवार से टकरा गए। डर के मारे बोलती ही बंद हो चुकी थी। हम सब एक दूसरे को केवल आंखों से इशारा कर रहे थे। कुछ ही देर में वो आग की लपटें निकलनी बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया और वो दीवार भी खुद ब खुद हट गई थी और लाइट भी आ गई थी, लेकिन वो बावड़ी अब भी हमें दिखाई दे रही थी। वरुण ने ये सब
हम सबका वहम बताया और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से देखते हुए वो बावड़ी की तरफ जाने लगा था। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं। हार मानकर मैं भी उसके साथ चलने लगी थी। हालांकि मेरा दिल थोड़ा डर रहा था, लेकिन खुद को स्ट्रांग बनाकर उसके साथ आगे बढ़ने लगी थी। बाकी सब भी एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैं और वरुण बावड़ी के पास पहुंच गए थे और उसने देखा तो वहां 4-6 आदमी औरतें अलाव जलाकर बैठे थे। अब हमें समझ आया कि उसी आग की लपटें हवा के कारण ऊपर आ रही थी। उस बावड़ी के ऊपर लोहे का जाली नुमा दरवाजा था, जैसे कि कोई जेल हो, और उस पर ताला भी लगाया हुआ था। हमने बाकी लोगों को आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया। जैसे ही हमने बाकी दोस्तों को आवाज लगाई, वैसे ही हमारी आवाज उस बावड़ी में गूंजने लगी और वहां बैठे उन लोगों ने ऊपर मुंह कर हमें देखा। उन लोगों में से एक औरत ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, बेटा, हमारा एक साथी मजाक में बावड़ी पर ताला लगा गया और ये चाबी यहां फेंक गया। अब तुम ही हमारी मदद करो और हमें यहां से बाहर निकालो। काफी समय हो गया है, हम राह देख रहे थे कि कोई आए और हमें यहां से बाहर निकाले। मेरा बेटा बहुत भूखा है, जल्दी हमें बाहर निकालो। उसकी आवाज सुनकर मुझे और वरुण को काफी अजीब सा लगा। मैं उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वरुण ने मुझे रोक दिया। लेकिन भलाई करने की आदत के चलते मैंने उसकी एक ना सुनी और जब तक हमारे बाकी दोस्त आए तब तक मैं बावड़ी पर लगा ताला तोड़ चुकी थी और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी थी। वरुण मुझे बार बार मना कर रहा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कोशिश करते करते अचानक ही वो दरवाजा टूटकर मेरे हाथ में आ गया। मैं खुश हो गई। मैं बावड़ी में बनी सीढ़ियों से बावड़ी में जाने लगी थी, लेकिन वरुण ने मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया था। अरे वरुण, तुम तो कभी डरते नहीं थे ना, उल्टा हम लड़कियों को डरपोक कह रहे थे। अब क्या हुआ तुम्हें? हिम्मत है तो मेरे साथ चलो, ये कोई शैतान तो है नहीं, हमारी तरह इंसान ही तो है। मैंने वरुण की हंसी उड़ाते हुए कहा, वो कहते हैं ना कि यदि कोई पुरुष की हिम्मत तो ललकार दे या उसे डरपोक कह दे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। और वो ही वरुण के साथ हुआ। अपनी हिम्मत दिखाते हुए वो भी मेरे साथ नीचे जाने लगा। हम 8-10 सीढ़ियां उतरे ही थे कि अचानक वहां सब कुछ बदलने लगा। अजीब सा वातावरण हो गया, एक मनहूसियत सी छाने लगी। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था। अचानक वहां अजीब सी बहुत तेज आवाज में चित्कारें उठी। देखते ही देखते वहां बैठे सब लोगों की आकृतियों में बदलाव आने लगा था और वो अजीब से मुंह वाले प्राणियों में बदल गए। देखने में वो सब ज़ॉम्बीज़ जैसे दिख रहे थे। उनकी आंखें एकदम सफेद पड़ चुकी थीं और बड़े बड़े दांत आ चुके थे। सब के सब एक तरफ लटकी गर्दन किए हुए हमारी तरफ बढ़ने लगे थे। ये सब देखकर ऊपर खड़े हमारे दोस्त चिल्लाने लगे और हमें वापस आने को कहने लगे। डर के मारे हमारा तो खून ही सूख गया था। हिम्मत करके हम वापस ऊपर की तरफ भागने लगे। आखिरकार हम दोनों ऊपर आ ही गए थे, लेकिन ये क्या? जैसे ही हम सब दोस्त भागने को मुड़े, वैसे ही सामने एक और ज़ॉम्बी खड़ा था। उसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही मजदूर था जिसने हमें बस सहित आगे जाने से रोका था। हमें समझते देर नहीं लगी कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि वो हमारा खून पी सके और इसके बाकी दोस्तों को बाहर निकाल सके। वो आगे बढ़ता गया और हम पीछे की ओर खिसकते चले गए और फिर से बावड़ी के नजदीक पहुंच गए। हमारा दुर्भाग्य था कि अचानक से ज्योति का पैर फिसला और वो सीधी बावड़ी में जा गिरी। हम सब एक साथ चिल्लाए, ज्योति! जो कि पूरी बावड़ी में गूंज उठी। जैसे ही ज्योति गिरी,
वैसे ही जॉम्बी भी उछलते हुए उस बावड़ी में कूद गया। ज्योति को बचाने के लिए हम सब एक बार फिर उस बावड़ी में उतर गए। जैसे ही हम बावड़ी में उतरे वैसे ही ज्योति जोर जोर से हंसने लगी। कहा था ना, बहुत सारा ताजा खून लेकर आऊंगी। देखो, मैंने वादा पूरा किया। अब वादे के मुताबिक मुझे सारा धन चाहिए जो तुम सबने इस बावड़ी में छुपा रखा है। कहते हुए ज्योति कुटिल मुस्कान लिए हमें देखने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखें भी सफेद पड़ने लगी थीं और खूंखार रूप ले लिया। ये देख हम कांप उठे थे और धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ने लगे थे। अचानक से ज्योति ने मुझे पकड़कर अपने पास खींच लिया और उन सब जॉम्बीज के बीच ले आई। मेरी तो जान ही सूख गई थी। अब तक सिर्फ कहानियों और मूवीज में ही जॉम्बीज देखे थे, लेकिन यहां तो असली जॉम्बीज हैं और वो भी मुझे घेरे खड़े थे। सब के सब मुझे घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरे दोस्त चिल्ला रहे थे और उन जॉम्बीज पर पत्थर फेंककर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं उनके चंगुल से छूट जाऊं। एक जॉम्बीज का ध्यान उन लोगों की तरफ गया और वो उनकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर मैंने उन्हें अपनी कसम देकर वहां से भाग जाने को कहा। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन जब ज्यादा ही कसम दी तो वे सब रोते हुए वहां से निकल गए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए एकदम मेरे करीब पहुंच गए थे। मेरी धड़कनें बहुत तेज रफ्तार से चलने लगी थी। शायद आज मेरा अंतिम दिन था। इधर मेरे दोस्त बावड़ी से कुछ दूर आ चुके थे। तभी बहुत जोर उन्हें मेरी चीख सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी दी हुई कसम याद करके दौड़ते हुए बस तक पहुंच गए और खामोश होकर वहां बैठ गए। सुबह होते ही मौसम एकदम साफ हो चुका था। मजदूर भी अपने काम पर लौट आए थे। किसी को मैं याद नहीं थी सिवाय मेरे दोस्तों के। वे सब लोग बस में बैठकर रवाना हो गए थे। उसी दिन शाम को फिर से मौसम खराब हुआ और मैं उसी बावड़ी की चौखट पर अपनी टेढ़ी गर्दन और सफेद खतरनाक आंखों और बिगड़ा सा चेहरा लिए ताजे खून का इंतजार करने लगी।